तो जैसा कि वाकांडा फॉरएवर हमारे पास रिलीज हो चुकी है और आपने मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू तो चैनल के ऊपर चेकआउट कर ही लिया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से वाकांडा फॉरएवर की जो एंडिंग थी वो एमसीयू में हमारी तरफ क्या क्या पॉसिबिलिटीज आगे खोल देती है। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी कहा था कि ये इसकी एक ऐसी एंडिंग थी जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ अपने आगे की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन इसके अलावा हमारे पास इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर 3 कैरेक्टर जो बड़े थे, जिसके अंदर नेमोर, ब्लैक पैंथर यानी कि शूरी और साथ साथ आयरन हार्ट, अब उनके फ्यूचर के ऊपर इससे क्या पॉसिबिलिटीज निकलती हैं इस एंडिंग से, उसको आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अगर ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर नहीं देखी है तो पहले आप मूवी देख लीजिएगा, उसके बाद ये एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो देखिएगा। तो चलिए बिना किसी बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एंडिंग की तरफ जाने से पहले इसके पूरी की पूरी स्टोरी के ऊपर हम थोड़ा सा ओवरव्यू डाल लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। अब मेरे लिए यही सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट था इस मूवी का, जिसके अंदर इसकी स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा गया और मेरे ख्याल से जो कुछ भी ट्रेलर के अंदर था वही सेम हमें मूवी में देखने को मिला। तो यही मार्वल की प्रॉब्लम हमें यहाँ पे भी नजर आई कि जिस तरीके से हमने सोचा था कि नेमो जो वाकांडा के ऊपर अटैक करेगा और उसी तरह से बिल्कुल होता ही सारी की सारी चीज़ें प्ले आउट। लेकिन हमने जैसा कि यहाँ पे सोचा था कि हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा, और मैंने थंबनेल के अंदर भी डाला है ताकि आप लोग को लगे कि डॉक्टर डूम के ऊपर बात हो रही है। अगर मार्वल काटे तो ठीक है, हम लोग काटे तो फिर काटना हो गया, ये क्या बात हो यार, हम भी काटेंगे थोड़ा सा। तो खैर, इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर जैसे हमें बताया कि डॉक्टर डूम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। इस पूरी की पूरी मूवी का सिर्फ एक ही विलन था और वो नेमोर खुद ही था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहली बार जो मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई उससे मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। मतलब उन्होंने नेमोर को ही पूरी की पूरी स्पॉटलाइट दी इस मूवी के अंदर, उसको ही मेन विलन बनाया और जिस तरीके से उसने अपने पूरे के पूरे कैरेक्टर को प्ले करा इस मूवी के अंदर, मैं उसका लिटरली फैन होकर रह गया हूँ। तो इसलिए फर्स्ट टाइम मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन टूटने से कोई शिकायत नहीं है मार्वल से, क्योंकि उन्होंने नेमोर के कैरेक्टर को बहुत शानदार तरीके से खड़ा कर दिया हमारे सामने और उसके आगे फ्यूचर के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। लेकिन अगर हम मूवी के थर्ड एक्ट की बात करें तो हमने देखा था कि किस तरीके से वाकांडा के अंदर जब नेमोर उसको पूरा का पूरा डुबा के क्वीन रमोंडा को मार देता है तो उसके बाद से ही शूरी जो है वो ब्लैक पैंथर की जड़ी बूटी को बनाने में लग जाती है। अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे जिस तरीके से शूरी ने दोबारा से पूरी की पूरी जड़ी बूटी को बना लिया, वो मेरे हिसाब से इस पूरे की पूरी मूवी के हाइप को और प्लॉट को बहुत ही ज़्यादा बेकार कर देती है। मतलब ब्लैक पैंथर 1 की जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार प्लॉट पॉइंट था मेरे लिए वो यही था कि किस तरीके से किलमॉन्गर ब्लैक पैंथर बना और उसके बाद उसने इस पूरे के पूरे बागीचे को जला दिया, जिसके ज़रिए अब दूसरा ब्लैक पैंथर बन सके। और उन्होंने यहाँ पे दिखाया कि शूरी ने बेसिकली अपनी उल्टी पुल्टी सी साइंस लगाई और उसके ज़रिए ही उसने पूरी की पूरी नई जड़ी बूटी को प्रिंट कर लिया लिटरली 3D प्रिंटर से। तो मतलब इस पॉइंट पर आके टेक्नोलॉजी को उन्होंने इतना ज़्यादा ऊपर दिखा दिया है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। तो इससे चीज़ों के स्टेक्स जो है वो इतने ज़्यादा हाई नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि आखिर में शूरी को नेमोर जो है उसके भाले को अपने आर पार कर देता है बॉडी के, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे जिंदा खड़ी होती है। अब उसकी सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन होगी कि उसका नैनो टेक सूट था, उसने उसको बचा लिया। तो यहाँ पे मैं यही कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी अब इतनी ज़्यादा उन्होंने ऊपर दिखा दी है कि स्टेक्स फील नहीं हो रहे हैं। तो हमने देखा कि ऑल्दो कि यहाँ पे किस तरीके से शूरी उस जड़ी बूटी को लेती है और वो अपने एंसेस्ट्रल प्लेन के अंदर जाती है, जहाँ पे सरप्राइजिंगली हमें एरिक किलमॉन्गर का जो है ज़बरदस्त तरीका का कैम्बियो मिलता है, जो कि वहाँ पे बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है। अब ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई और लोग मुझसे डीएम्स के अंदर पूछ रहे थे कि वहाँ पे एरिक किलमॉन्गर क्यों आया। तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि इंसान जिस नियत से वहाँ पे जिसको देखने के लिए मिलने के लिए जाएगा उसको वही नजर आएगा। जिस तरह से टिचाला अपने फादर से मिलना चाहता था, उनसे सारी की सारी बातों को क्लियर करना चाहता था कि उसके कज़न के साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, तो उसको दोनों बार भी वही मिले। लेकिन यहाँ पे शूरी जो थी वो इस वक्त ब्लैक पैंथर बनी सिर्फ बदले के लिए, उसको पावर चाहिए थी ताकि वो नेमोर को हरा सके। और ये सेम पूरा का पूरा कैरेक्टर जो वो किलमॉन्गर के ऊपर फिट बैठता है, क्योंकि किलमॉन्गर ब्लैक पैंथर इसीलिए बना था ताकि वो एक पावरफुल नेशन का राजा बन सके और वाइब्रेनियम को दुनिया के हर एक ब्लैक इंसान के हाथ में दे सके, जिसके जरिए वो दुनिया के ऊपर राज कर सकें। तो इसलिए यहाँ पे जो शूरी का मोटिव था वो उससे बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता था और इसलिए वो उसको वहाँ पे एंसेस्ट्रल प्लेन के अंदर मिली भी थी। तो हमने देखा कि किस तरीके से शूरी को पावर्स मिल जाती है, लेकिन सरप्राइजिंगली कि उसकी पावर्स पिछले वाले ब्लैक पैंथर से काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब एक्सपोनेंशियली बहुत ही ज़्यादा हो चुकी हैं। अब इसका साफ सा रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे जिस जड़ी बूटी का उसने इस्तेमाल करा था जो कि उस ब्रेसलेट के अंदर थी नेमोर के दिए हुए, तो वो भी एक अलग तरह का वाइब्रेनियम हो सकता है जो कि समंदर के अंदर पाया गया था। अब ये प्रॉपर्टी शायद इन दोनों के दोनों वाइब्रेनियम को मिलाने की वजह से मिली हो कि इसकी पावर्स कुछ ज़्यादा ही हो चुकी हैं, और ये बात एक्सप्लेन कर देती है कि क्यों आखिरकार टैलोकान के लोग इतने ज़्यादा ड्यूरेबल और खासकर नेमोर वो तो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल इंसान है। तो इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमारी शूरी जो है वो सारे के सारे लोगों के बताती है कि वो ब्लैक पैंथर बन चुकी है। मोबाकू उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो समझ जाता है कि कोई फायदा नहीं है। तो शूरी वहाँ पे पूरे के पूरे वाकांडा को ऑर्डर देती है कि वो नेमोर के पास उससे मुकाबला करने के लिए जाएंगे। अब ये भी मुझे स्टोरी का बहुत ही वीक पॉइंट लगा, क्योंकि नेमोर लिटरली किंग ऑफ द 7 सीज माना जाता है। पानी जो है उसकी डोमेन है, पानी को वो कंट्रोल करता है, पानी के अंदर उसकी फौज रहती है
और शूरी पानी के अंदर ही उससे लड़ने जा रही है, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा स्टूपिड चीज़ और कोई हो नहीं सकती है। लेकिन मैं इसको अपनी एक और वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फुल ऑन ज़बरदस्त तरीके की वकांडा और टैलोकान के बीच बैटल होती है और मुझे ये बैटल काफ़ी ज़्यादा पसंद आई टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पे जब शूरी ब्लैक पैंथर बनके हमारे सामने आती है एक्शन के अंदर, तो आई एम लिटरली सॉरी, लेकिन मुझे शूरी बिल्कुल भी ब्लैक पैंथर के रूप में अच्छी नहीं लगी। मतलब 1% भी मुझे अच्छी नहीं लगी। जब वो वहाँ डेक के ऊपर खड़े होकर ये बाम्बे चिल्ला रही थी, लिटरली कोई फीलिंग ही नहीं आ रही थी। और वहीं जब चैडविक बोसमैन के टिचाला ये पूरी की पूरी चैंट कर रहे थे, तो मेरे गूज बम्स आ रहे थे और मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मेजरली मिस कर रहा था इस मूवी को देखते हुए। खैर, अब चैडविक बोसमैन तो रहे नहीं, अब जो हमारे सामने हमें उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शूरी और नेमोर के बीच एक आउट क्लास किस्म की बैटल होती है, जहाँ पे शूरी एक माइक्रोवेव इमीटर का इस्तेमाल करके सारे के सारे वेपर को निकाल देती है, जिससे नेमोर कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों एक डेजर्ट के अंदर जाके गिरते हैं और ये मैं कहूँगा कि पानी से इतना ज़्यादा दूर होने के बाद, डेजर्ट के अंदर रहने के बाद भी नेमोर ने ब्लैक पैंथर को बहुत ही ज़्यादा शानदार किस्म की टक्कर दी। जबकि शूरी के पास ज़बरदस्त तरीके की नई पावर्स और ज़बरदस्त तरीके का अपना सूट भी मौजूद था। वो बात अलग है कि यहाँ पे शूरी ने जिस तरीके से उसके पर काटे नेमोर के, तो वो मेरा फेवरेट पार्ट हो गया था, जहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉक में ज़रूर आया था। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि इस पूरी की पूरी बैटल के अंदर मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सीन तब आता है जब नेमोर अपनी मरने वाली हालत में भी मुकाबले के लिए खड़ा होता है और कहता है इंपीरियर रेक्स। तो ये बेसिकली नेमोर का कैच फ्रेज है कॉमिक्स के अंदर। जब भी वो किसी से लड़ने के लिए जाता है या अपनी फौज को लड़ने का ऑर्डर देता है, तो यही डायलॉग बोलता है। तो ये देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरह के चिल्स मिले। लेकिन इसी के बाद हम देखेंगे किस तरीके से नेमोर के ऊपर ज़बरदस्त तरीके का अटैक करके शूरी उसको वहाँ पे गिरा देती है और नेमोर यहाँ पे हार मान जाता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से नेमोर और वहाँ पे जो शूरी होती है वो आके सारी की सारी जंग को खत्म करवाते हैं और सब अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं शूरी के ब्लैक पैंथर की। तो हमने देखा कि किस तरीके से अब इस वक्त एमसीयू की जो ब्लैक पैंथर है वो शूरी ही है और शायद आगे के प्रोजेक्ट्स में हम जब भी ब्लैक पैंथर को देखें तो वो हमें शूरी ही नजर आएगी, जिसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि शूरी मुझे लिटरली ब्लैक पैंथर के रोल के अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। जिस रोल को वो पहले प्ले करती थी एक ज़बरदस्त तरीके का टैकी गायक लड़ी लड़की का, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं उसको लेके काफ़ी पॉजिटिव भी था। लेकिन इस वाले रोल के अंदर शूरी मुझे बिल्कुल भी सूट होते हुए नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा हम अपने दूसरे कैरेक्टर यानी कि आयरन हार्ट की बात करें, जिसने इस पूरी की पूरी थर्ड एक्ट की बैटल के अंदर कोई ऐसा खास काम नहीं किया सिवाय उस पूरे के पूरे ऑरेंज आर्मर के, जो कि मुझे फिर अगेन दोबारा अच्छा नहीं लगा। तो हमने देखा कि शूरी वापसी आयरन हार्ट को अमेरिका भेज देती है और साथ साथ उस आर्मर को अपने पास ही रख लेती है, क्योंकि उसको वाइब्रेनियम से बनाया गया था और शूरी वो वाइब्रेनियम उसके हाथों नहीं दे सकती है। तो इसके बाद तो हमारी ये बात साफ हो जाती है कि आगे से हम आयरन हार्ट के जो एडवेंचर्स को देखने वाले हैं वो उसी की होम कंट्री के अंदर देखेंगे, जहाँ पे उसके पास ये शूरी वाला आर्मर नहीं होगा और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे वो अपने एक नए आर्मर को दोबारा से डिज़ाइन करेगी, ठीक उसी तरीके का जिसको हमने शुरू में मूवी के अंदर देखा था। और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर उसको ये ज़बरदस्त तरीके का हाईटेक आर्मर दे दिया जाता तो हमें उसकी पूरी की पूरी जर्नी फील होती ही नहीं। और अब आयरन हार्ट की शो के लिए मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ, जहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि उस मूवी के अंदर हमें टेक्नोलॉजी वर्सेस मैजिक देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका विलन जो है वो द हुड है, जिसके पास एक मैजिकल क्लॉक होगा जिसके जरिए उसको पावर्स मिलती हैं। तो मैं उस सीरीज़ के लिए अब थोड़ा बहुत एक्साइटेड ज़रूर हो चुका हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, रिरी विलियम्स का जो कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया मूवी के अंदर। मैंने सोचा था कि ये मुझे आयरन मैन की कॉपी लगेगी, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करवाया उन लोगों ने। इसी की बात कर लेते हैं अपने मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नेमोर के ऊपर कि उसकी एंडिंग किस तरीके से होती है। तो हमने देखा कि नमोरा यहाँ पे आके नेमोर के ऊपर काफ़ी गुस्से में होती है कि किस तरीके से उसने वकांडन से हार मान ली, और नेमोर कभी भी ऐसा नहीं था। लेकिन नेमोर समझाता है कि किस तरीके से उसने वकांडन से हार ज़रूर मान ली हो, लेकिन अब ये कुछ टाइम की ही बात है कि वकांडा के ऊपर पूरी की पूरी दुनिया की नज़र है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तरस रहे हैं। और जब ऐसा होगा तो वकांडा मदद मांगने के लिए नेमोर के पास ही आएगा और तब वो दोनों एक साथ होके कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से नेमोर की मोटिवेशंस बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती हैं। क्या वो वकांडा का एक एलाय बनना चाहता है या फिर वो वकांडा का एलाय बन के दुनिया को ख़त्म करना चाहता है वकांडा की मदद से, जैसे वो पहले चाहता था। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से नेमोर की स्टोरी को चलाया गया है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। मैं आगे के लिए यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेमोर हमें इसी तरह से विलन और हीरो दोनों के बीच में एक एंटी हीरो की तरह नजर आएगा, और मेरे हिसाब से ये उसके कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और यही पूरी की पूरी चीज़ उसको जो है एक्वामैन के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाती है मेरी नज़र के अंदर। और लोग जो उसको एक्वामैन से कंपेयर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से नेमोर और एक्वामैन का कोई कंपैरिजन अब तो है ही नहीं। लेकिन इसी के बाद अगर हम मूवी की एंडिंग की तरफ चले तो हम देखते हैं कि शूरी बेसिकली हाई टाई की टाउन के अंदर आती है, जहाँ पे नाकिया रह रही होती है, और वो बेसिकली यहाँ पे आती है अपनी उसी सेरेमनी को अंजाम देने के लिए जो कि उसकी माँ ने की थी कि अगर हम अपने मैयत वाले कपड़ों को जला दें तो इसका मतलब ये है कि अब हम उस आदमी को भूल चुके हैं और अब उससे मूव ऑन कर रहे हैं। और शूरी यहाँ पे अपने पूरे के पूरे कपड़े को जला के टिचाला को एक आखिरी बार अलविदा कहती है। और यहाँ पे जो पूरी की पूरी टिचाला की पूरी मोन्टाज चलती है एमसीयू के अंदर, उसको देख के मैं इमोशनल ज़रूर हो गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इसी के बाद यहाँ पे इस मूवी का एंड होता है और चैडविक बोसमैन को ये डेडिकेट की जाती है पूरी की पूरी मूवी। फिर इसके बाद हमारे पास मूवी का मिड क्रेडिट सीन आता है, जो कि बिल्कुल उसी सीन के आगे से कंटिन्यू होता है, जहाँ हम देखते हैं कि नाकिया यहाँ पे एक लड़की को लेकर आती है जिसका नाम वो टुसेन बताती है, और बाद में इस बात को रिवील किया जाता है कि किस तरीके से वो नाकिया और टिचाला का बेटा है।
और इसका मतलब ये है कि आगे फ्यूचर का जो राजा होने वाला है वो वही होगा। और वो ये बात भी रिवील करता है कि किस तरीके से टुसेन उसका असली नाम नहीं बल्कि उसका जो असली नाम है वो टिछाला है। यानी कि उन्होंने बेसिकली एमसीयू के अंदर हमारे चैडविक बोसमैन के गुजर जाने के बाद, क्योंकि टिछाला वैसे तो मर चुका है, तो उन्होंने उसके बेटे को ही अब अगला टिछाला बना दिया है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यही पूछ रहे थे क्या ये अब यंग एवेंजर्स का हिस्सा होगा और क्या कॉमिक्स में टिछाला का ऐसा कोई बेटा होता है। तो सबसे पहली बात कि हाँ, कॉमिक्स में टिछाला का एक बेटा होता है जो कि स्टॉर्म के साथ होता है, जिसका नाम अजूरी होता है, लेकिन वो हमारी मेन यूनिवर्स नहीं बल्कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर होता है। और मेन यूनिवर्स के अंदर टिछाला का ऐसा कोई बेटा नहीं है। रही बात यंग एवेंजर्स की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे टुसेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तकरीबन 6 से 7 साल का, और यंग एवेंजर्स की टीम के ज़्यादातर मेंबर्स वो टीनेजर्स हो चुके हैं। अब वो अलग बात है कि अगर किसी टाइम ट्रैवल वगैरह की वजह से वो उसको बड़ा कर दें और उसको फ़ौरन से अगला ब्लैक पैंथर बनाने की सोच रहे हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी एंडिंग के साथ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, और आपको भी ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ये एमसीयू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन बिल्कुल भी नहीं था, जैसा कि लोग इसको कह रहे हैं। वो बात अलग है कि इन्होंने यहाँ पे टिछाला के पूरी की पूरी चीज़ों को दिखा के और चैडविक बोसमैन को डेडिकेशन दे के इस पूरी की पूरी मूवी की एक अच्छी खासी हाइप बना दी, और इस वजह से इस पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर ज़्यादा बात की जा रही है। लेकिन अगर एमसीयू के फ्यूचर से देखा जाए तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही आगे फेज 5 के लिए ये हमारे लिए कोई एक्साइटमेंट खड़ी कर रहा है। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की एंडिंग कैसी लगी। और अगर आप इसी तरह की ऑसम वीडियोस मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जहाँ पे वकांडा फॉरएवर से रिलेटेड और भी टॉपिक्स के ऊपर फ्यूचर में वीडियो बनाने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ मैं इस तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।